नमस्कार दोस्तों। बचपन से हम एक नारा सुनते रहे, गरीबी हटाओ नारा। वो गंदगी वाली फैमिली ने अपना यह इलेक्शंस का एक मोटो था। जवाहरलाल नेहरू से लेकर वो अभी राजीव गांधी से लेकर उसके बाद सोनिया गंदगी हो या राहुल गंदगी हो, सबने यही नारा लिया, गरीबी हटाओ। लेकिन ममता बानो ने डर के माहौल में आकर नया नारा शुरू कर दिया, गरीबी बचाओ। गरीबी बचाओ, मेरे तो कान खड़े हो गए। यह गरीबी बचाओ वाला नारा किस बात का है और इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? और ये सारे के सारे जो जिहादी हैं जिनको ये बोल रही है कि गरीबी बचाओ, गरीब बचाओ, ये सारे ममता के पल्लू के नीचे आकर छुप के ये बैठ गए हैं। इसकी बात करेंगे कि चक्कर क्या है, माजरा क्या है, और ये एकदम से नारा देना क्यों पड़ा ममता बानो को। यानी कि कुछ ना कुछ तो डर का माहौल है, वरना गरीबी बचाओ का नारा आप दे नहीं सकते। मंजरी जी को मालूम है कि मोदी जी ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा कि ममता बानो को ये स्टेटमेंट देना पड़ा। वो स्टेटमेंट मोदी जी का या एक्शन वो कौन सा था और ममता बानो का रिएक्शन क्या है, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। डर का माहौल आपने जुडिशरी में शुरू किया था, ममता बानो के घर में भी शुरू कर दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। जय सिया राम। जब मोदी 2014 में आए तो उन्होंने कहा था, अगर कहीं से चिल्लाने की आवाज आए तो जान लेना। मोदी ने चूड़ी कस दी। ठीक है, तो वो जमाना, आज का जमाना, जितने भी सांप के बिल थे उसके अंदर मट्टी का तेल डाल करके दिया सलाई मोदी दिखाते आ रहे हैं। और ये काम बंगाल में भी हो गया। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म चल रहे हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या चल रहे हैं? उसमें वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है और स्पेशल वेरिफिकेशन। अब आप आधार को और इन सबको आईडी बना करके वोट नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन को काम पे लगा दिया है। पहली बार जाओ, घर घर जाओ और एक एक वोटर वेरीफाई करो। लाखों गायब हो गए। ठीक, वोटर लिस्ट बहुत कम हो गई। अभी इसका दूसरा स्टेप आएगा जब वो कंस्टिट्यूएंसी रीडिफाइन करेंगे कि कहीं पर 10,000 लोग एमपी इलेक्ट करते हैं, कहीं पर 2 लाख लोग करते हैं, तो ये इक्वेशन भी ठीक होगी। लेकिन इसका बंगाल और बिहार के इलेक्शन में बहुत साफ असर दिखाई दे रहा है। हम लोग हंस के कहते थे ना कि वोटर बांग्लादेश से आते हैं। अब जो बांग्लादेश से आते हैं वो गरीब होते हैं। अगर वो सामने आएंगे तो मोदी उनको पकड़ के डिपोर्ट कर देंगे। इसलिए ममता कह रहे हैं, गरीब रहो, अपनी गरीबी में खुश रहो, घर के अंदर चुप के रहो। खाना मोदी दे रहा है, मैं पहुंचा दूंगी। जो कुछ भी है, कम खाओ गम खाओ, बने रहो। 1 साल तक मुझे वोट दो, उसके बाद चाहे तुम्हारा जो कुछ हो। लेकिन तब तक, जब तक मैं तुमसे वोट नहीं ले लेती, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। दैट इज द होल थिंग। इसीलिए उन्होंने, और ये छुप के नहीं कही है, ये स्टेज पे खड़े होके कही है। और इस बात को आप मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं सुने। तो सीधी बात ये है, बांग्लादेशी आए, जहां तहां भी छुप के रहे। आपको फ्री राशन मिल ही रहा है, छुपा के रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आधार का स्कैम आपने देखा कि जितने ज्यादा आपको सारे तार आपको बांग्लादेश, वो बंगाल से मिले, पश्चिम बंगाल से आपको सारे वहां पर नेटवर्क मिला। तो आपकी जो है आइडेंटिटी हम बना के देंगे, आपको छुपाने की व्यवस्था हम करेंगे। जो भी आपको कम या ज्यादा, बांग्लादेश में तो कुछ भी नहीं मिला था, यहाँ पर कम या ज्यादा जो भी खाने को मिल रहा है वो खाइए। जिस घेतों में हम आपको काम करने के लिए, घूमने फिरने के लिए कह रहे हैं, उतने में रहिए, बाहर मत आइए। पकड़े गए तो डिपोर्ट हो जाएंगे, मुझे वोटर्स का लॉस हो। सो दैट इज द होल थिंग, गरीबी बचाओ, कम खाओ गम खाओ। देखिए, ये तो समय आ गया कि 1 साल के लिए उनको बोल दिया, शांति से बैठो, कोई दंगा नहीं करना, कोई लड़की को उठाना नहीं है। जैसे ही आप कोई ऐसा काम करते हैं तो पूरा मेन स्ट्रीम में तो नहीं, सोशल मीडिया पे आप एक्सपोज होना शुरू होते हैं और आवाज़ें शुरू होती हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो ये सारा वोटर बैंक ये हमेशा के लिए धक्के मार के इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। हमने समंदर में भी कुछ लोगों को फेंक दिया था, अच्छा किया, लेकिन हमने एक गलती भी करी। जो 80-90 लोगों को उठाकर समंदर में फेंका था उनको हमने लाइफ जैकेट दे दिया था, वो उसका भी खर्चा हमने बिना बात पे उठा लिया। वैसे जितने पैसे बचते थे उतना अच्छा था। लेकिन मंजरी जी, जो ममता बानो कर रही है गरीबी बचाओ, क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अब संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जो सूंघने और मूतने का काम ये करते हैं, सूंघो और मूतो,
तो अब ये वेस्ट बंगाल के केस में क्या ये ममता बानो को बोलेंगे कि आपने बोल दिया गरीबी बचाओ और गरीब बचाओ, ये आपको नहीं बोलना चाहिए था? और क्या यही जो प्रेसिडेंट है जो वेस्ट बंगाल में ममता ने शुरू कर दिया, क्या बिहार में, झारखंड में, जो बाकी के एरियाज़ हैं, क्या वहाँ पर वहाँ की जो सरकारें हैं वो इसको यूज़ नहीं करेंगी? ममता का के हाथ में सत्ता है, बिहार में जिन लोगों को इसको यूज करना उनके हाथ में सत्ता नहीं। और बिहार हम्म। में इस समय चूंकि अभी ही इलेक्शन है, इसलिए वहां पर स्पेशल आइडेंटिफिकेशन चल रहा है और वो बहुत तेजी से चल रहा है। उसके बीच में अगर ये कुछ भी करना चाहेंगे तो दिक्कत होगी। रही बात मिलॉट की, तो मिलॉट को जितनी कमियां दिखती हैं वो राइट विंगर्स में दिखती हैं। जब ममता जैसे लोगों की बात आती है तो वहां पर साठगांठ हो जाती है। वरना शारदा चिटफंड घोटाला तो खुद ममता बनर्जी के नाम पर खुला हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट हम्म। आज जजमेंट दे दे तो ममता अपना इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इनके बेटे अभिषेक, जिसको ये भतीजा कहती हैं, बहू है, पार्टी के कितने वर्कर्स हैं, आधी पार्टी ममता बनर्जी की चुनाव नहीं लड़ सकती अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे। और यही खतरा है। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इसीलिए किए जा रहे हैं कि अपराध करके बड़े बड़े स्कैम करने वाले लोग इलेक्शन ना लड़ पाए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन वाकई में ठीक ढंग से काम करेंगे तो टीएमसी के 3/4 लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इतनी कंप्लेंट्स है, बावजूद इनके दमन के कि एफआईआर ये लिखवाने नहीं देते, तो भी इतनी एफआईआर है इनके खिलाफ जिसपे एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आप दूसरे लोग कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि बंगाल में ड्रैकोनियन लॉ चल रहा है। और जो आप ये कह लीजिए तानाशाही बंगाल में चल रही है, उसको किसी भी और स्टेट में रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। अभी आपने विंजिंग जो एयरपोर्ट वो सी पोर्ट बनाया है, उसके बाद आपने केरल को बचा लिया। तो अभी धीरे धीरे अब इस तरह के काम करना, ममता बनर्जी 1 साल तक अपनी इस सत्ता को एंजॉय कर सकती हैं, जिसमें धीरे धीरे बहुत सारे कांड निकल के आ रहे हैं और अब इनके लिए सत्ता बनाए रखना मुश्किल है। और बाकी छोड़िए, सेंट्रल एजेंसीज अभी बंगाल में एक्टिव है, भले ही ममता बनर्जी चाहे या ना चाहे। तो अगर ये कुछ भी गड़बड़ करती हैं, अभी जो सड़कों पे उतर रही हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, लेकिन ये नहीं समझ रही हैं कि यही काम बुरहान वानी की लाश लेकर के कश्मीरियों ने किया था। फिर क्या हुआ? तो आप मोदी को जब चैलेंज करते हैं ना, राम मंदिर बना के दिखाओ, मोदी क्या कहते हैं? चैलेंज एक्सेप्टेड एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड। ममता मोदी को चैलेंज करनी है, चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड एंड इट विल बी the laws will be implemented in Bengal। तो अभी उनको बोल रही हैं, बोल लेने दीजिए। वो उनके श्रोता कौन है सबको मालूम है। मयूरी जी, वेस्ट बंगाल का तो समझ आ गया कि ममता बानो अपने जिहादियों को बचाने के लिए उनको गरीब रखने के लिए भी मजबूर कर रही है। लेकिन जो बिहार है वहाँ पर तेजस्वी यादव, उन्होंने भी गरीबों को पकड़ लिया कि यहाँ पे गरीबों का बुरा हाल है। मतलब कि अब ये जो नया नारा है कि गरीब बचाओ, आपने बोला था कि बाकी जगह पे इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन बिहार में उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया गरीब बचाओ, कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, हम तो गरीबों की पार्टी हैं। इतने गरीब की 700 करोड़ का चारा खा गए लालू जी, और उनका बेटा बोलता है कि गरीब बचाओ। ये तो शुरू हो गया वहाँ पर भी। क्या कर पा रहा है? सबको मालूम है लालू की सत्ता हिली हुई है, तेज प्रताप गायब हो चुके हैं, तेजस्वी के सारे कांड खुले पड़े हैं। उसने नीतीश को धमका लिया, इसका ये मतलब थोड़े। बिहार की राजनीति पे अगर इस समय बिहारी लोग जो वोटर है वहां के ऑथेंटिक, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, इसके अलावा कोई ग्रिप नहीं है लालू और लालू के परिवार की। वो जो जंगल राज चला रहे थे ना, वो इस समय बहुत तेजी से काटा जा रहा है, बहुत तेजी से तोड़ा जा रहा है। एनआईए वहां पर एक्टिव है, सीबीआई एक्टिव है, इलेक्शन कमीशन एक्टिव है, सारी तो एजेंसीज वहां पर तेजी से काम कर रही हैं। जब वोटर लिस्ट रिफॉर्म होती है, आप समझिए एक एक व्यक्ति का वेरिफिकेशन हो रहा है। वोटर लिस्ट में क्या है? अब वेरिफिकेशन में उसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं निकाला जाएगा, हम्म। निकलेगा। उसमें जो है, आप दूसरी तरह से जो एजेंसी एक्टिव हो गई कि ग्रैब द पर्सन,
बीच बीच में ये कहीं लूटपाट वगैरह ये कराते रहते हैं, क्योंकि उसके बिना जो इनको चुनाव के लिए पैसा चाहिए वो नहीं मिलेगा। अपराध नहीं होंगे तो चुनाव के लिए पैसा नहीं होगा, कैश फॉर वोट नहीं होगा। कौन अपनी ठीक ठाक दिमाग में तेजस्वी यादव को वोट देगा? क्या क्वालिफिकेशन है? कोई नहीं। रोड मैप क्या है? कुछ नहीं। हम अपना गुंडागर्दी वापस लाएंगे। आपके विकास के लिए उनके पास कुछ है? बिल्कुल नहीं। अपने विकास के लिए सारी स्कीमें हैं। अभी इनका लैंड फॉर जॉब स्कैम इनका जो था उसकी इंक्वायरी सारी चीजें चल रही हैं। तो क्या वो लालू परिवार ने अकेला कर लिया होगा? नहीं, इसमें उनके कुछ तो लघुए भगवे जो सबॉर्डिनेट्स वो सब शामिल होंगे। तो पूरा तंत्र तो बीजेपी वो करके लेके आ रही है ना, सुधार रही है। सबको मालूम है बिहार एक बहुत समृद्ध प्रदेश है, और केवल अपने खनिज आदि के बल पर ये भारत का सबसे अमीर राज्य हो सकता है। वो गरीबी में इसलिए है थैंक्स टू लालू परिवार। लेकिन अब वही चीज है, पप्पू सिंड्रोम। जैसे राहुल गांधी अपने ही परिवार की करतूतों के पोल खोलते रहते हैं। अब तेजस्वी यादव ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी यही करता हूं, तो उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। भगवान भरोसे बिहार को तो लालू यादव ही लेके आए थे, राइट? तो भाई तुम अपने पिताजी के साथ हो या उनके विरोध में, पहले तुम अपने घर में डिसाइड कर लो। शहाबुद्दीन बहुत बड़ा गुंडा है, वो है बिहार का, उसका स्वागत तुम क्यों कर रहे हो? अगर बिहार में जंगल राज, भाई अगर अखिलेश यादव आ गए यूपी में और तेजस्वी यादव आ गए बिहार में, तो जंगल राज वापस शुरू हो जाएगा। आपने देख लिया है। तो आपको ये नहीं करना है, बीजेपी को वोट दीजिए, तेजस्वी यादव की मनोकामना पूरी कीजिए। कानून का राज होना चाहिए, कानून का राज हो। बस उसके लिए एक ही मुझे शर्त है, माधुरी जी तेजस्वी यादव। हाँ। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब बुरा हाल होता है तो कहते हैं ये पूरा जो बिहार है उसका बुरा हाल है, भगवान के भरोसे है, लेकिन मोहम्मद को हाथ में रखा हुआ है। बल्कि याद करते हैं भगवान को, मोहम्मद को हाथ में है, और इस्लाम के ऊपर ही इन्होंने अपनी सारी की सारी सत्ता को चलाना है। मुझे ये कन्फ्यूजन आज तक समझ नहीं आया। अल्लाह भी कन्फ्यूज़ है, भगवान तो इन्होंने कन्फ्यूज़ करके रखा ही है। दूसरी तरफ से बघेल साहब, उन्होंने भी गरीबी हटाओ गरीबी बचाओ उन्होंने भी शुरू कर दिया। वो बोलते हैं कि जी देखिए, लालू प्रसाद ने गाय का चारा खाया, और जो उसके बाद जो निकला पीछे से सोना, वही आलू की तरह आलू खाया तो गाय ने सोना निकाला पीछे से। अब बघेल साहब वो सोना खा गए। अब इनका क्या किया जाए? वो भी वहाँ पर गरीबों के लिए रो रहे हैं और घोटाले पे घोटाले निकल रहे हैं। भाई कांग्रेस जहां होगी, अब कर्नाटक में आप जाइएगा तो कर्नाटक में भी बहुत सारे घोटाले निकलेंगे। ये सिद्धारमैया की पत्नी के ऊपर इम्प्लीकेशंस है। भूपेश बघेल कहाँ के कांग्रेस के नेता हैं, क्या करेंगे? घोटाला करेंगे। तो कोयले में घोटाला और बेटिंग घोटाला और ये सब निकल रहे हैं इनके यहाँ बहुत सारे। तो अब छत्तीसगढ़ के लोगों को देखना है कि अगली बार जो है इनके चक्करों में आकर के, देखिए वहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्यों आ जाती है? चर्चेस बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही आदिवासी कन्वर्ट होता है, इनको कांग्रेस को वोट देता है, और कांग्रेस की फिर वहां पे वो 15,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। इतना बड़ा घोटाला तो आप दूसरी जगह सुन नहीं सकते, जिस जो भूपेश बघेल ने कर रखा है। मोदी कैसे हैंडल करेंगे उनको मालूम है। तो घोटाला पकड़ा गया है, पैसे रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। बहुत सारे, फॉलो द मनी इज द ओनली थिंग। आप पैसे को फॉलो करते जाइए, बाकी चीजें निकलती जाएंगी। तो आपको क्या पता लग गया? टीएमसी को चुनोगे तो खतरे में हो, आरजेडी को चुनोगे तो खतरे में हो, कांग्रेस को चुनोगे तो खतरे में हो। अगर तुम्हें शांति, सुरक्षा और विकास का माहौल चाहिए तो बीजेपी के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। उनको सब चीजें ठीक करने में वक्त लगेगा, अगले दिन से सब चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी। तो वोट दीजिए, और वोट देने के बाद समय दीजिए, विकास भी होगा और शांति भी होगी। सो मंजरी जी, आज जो डिस्कशन किया हमने उसमें 3 स्टेट्स को पकड़ लिया। ममता बानो गरीबों को बचा रही है ताकि उसका वोट बैंक बचा रहे, उसने पल्लू अपना फैला दिया है, सारे जिहादी उसके नीचे आ गए। इधर से लालू प्रसाद के होनहार नॉन तेजस्वी वो कह रहे हैं कि गरीबों बचाओ, क्योंकि गरीब नहीं बचाएंगे। गरीब मतलब कि वही पंचर लगाने वाले गरीब, इनको नहीं बचाएंगे तो बिहार उनके हाथ में नहीं आएगा, तो गुंडा राज वो नहीं कर सकते। उधर हमने सुना था कि कोयले की दलाली में मुंह काला, तो कांग्रेस का तो हाथ के लेके ऊपर से लेके नीचे तक दलालों की ये पार्टी
ये मुंह काला इनका परमानेंटली इनका हुआ पड़ा है। तो ये सारे हम जो सारा कुछ देख रहे हैं कि वहाँ पर भी बघेल साहब बोलते हैं कि गरीबों को बचाओ, आदिवासी जो हैं उनको बचाओ, तो ये खुद अमीर बनते जा रहे हैं। हज़ारों लाखों करोड़ रुपए के तो इनकी मातेश्वरी ने जहाँ पे धांधली करी थी, ये तो छोटे से हैं। तो इसलिए वो कहते हैं यार वो लाखों करोड़ खा के बैठी है, मैंने अगर 10-15 हज़ार खा लिया तो की फ़र्क पैदा है। तो ये सब कुछ चल रहा है कि गरीबों को बचाना कितना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा गरीब तो आपको पता ही है इस देश में एक ही है, राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी ने अभी भी आपको याद होगा 2-3 साल पहले अपना कुर्ता दिखाया था हाथ डाल के कि मेरे तो फटा पड़ा है। तो अब समझ सकते हैं आपकी हाल क्या है। तो मंजरी जी, अब जो ये नया नारा है गरीब बचाओ, अब देखते हैं कि मोदी जी गरीब बचाने के लिए वैसे तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे ही रहे हैं, लेकिन जो ये पंक्चर लगाने वाले परमानेंट 1400 सालों के गरीब हैं, गधों पे आए, गधों पे ही पैदा हुए और गधे बनकर ही सारी ज़िंदगी इन्होंने काट दी। अब इनको बचाने की मुहिम पूरे देश में शुरू हो गई है अपोजिशन की तरफ से। अब ये कैसे बचाया जाएगा, बचाया जाएगा या इनका पंक्चर करके इनको अब वापस भेजा जाएगा जहाँ से आए हैं, ये वक्त बताएगा। आई स्टिल होप, आई विश कि ये काम 10 करोड़ जिहादियों को यहाँ से बाहर निकालने का काम मोदी सरकार जल्दी से करे। आपने उनको वैसे इलेक्ट्रोकैली क्या होता है वो इलेक्शंस के लिए आपने इनको इरेलीवेंट कर दिया। दे आर इरेलीवेंट क्योंकि अब ये 50 लाख तो आपने बिहार में पकड़ लिए हैं। 50 लाख बिहार वेस्ट बंगाल में करेंगे तो मुझे लगता है 2-3 करोड़ तो वहीं पे आ जाने हैं। और आपने अगर 2-3 करोड़ ऐसे जिहादियों को आपने इरेलीवेंट कर दिया तो गरीब बचाना मुश्किल हो जाएगा, ये बात तो है। और इनको पंक्चर करके ही वापस भेजा जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था चाइना का मॉडल मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं बता नहीं सकता। बाकी उसके ऊपर किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। महेंद्र जी, आई होप मोदी जी गरीब बचाए नहीं, गरीब भगाएं वाला काम करें कि ये बोलें गरीब बचाओ और हम बोलें पंक्चर वाले गरीब भगाओ। लेट्स होप व्हाट हैपन्स। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।